कोवलेंट बॉन्ड की नेचर की बात करता हूं तो देखो क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो डायरेक्शनल नेचर के होते हैं। ठीक है, क्या मतलब हुआ डायरेक्शनल नेचर का? इनकी डायरेक्शन क्या होती है? फिक्स होती है। इसका मतलब इनकी शेप और स्ट्रक्चर क्या होगी? फिक्स होगी। आयनिक बॉन्ड में ऐसा नहीं था। आयनिक बॉन्ड में क्या हो रहा था? चार्ज था, एक कैटायन और एक एनायन। तो कैटायन और एनायन का जो अट्रैक्शन हो तो इस साइड से भी हो सकता है, 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 आगे से हो सकता है, पीछे से हो सकता है। मतलब इनका जो अट्रैक्शन है किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो इनकी जो शेप होती है वो फिक्स नहीं होती। ठीक है, जबकि कोवलेंट बॉन्ड जो होता है उनकी नेचर ऐसी होती है कि उनकी शेप उनमें क्या होता है? डायरेक्शनल नेचर पाया जाता है। मतलब इनकी शेप और स्ट्रक्चर क्या होगी? फिक्स होगी। मैं समझाऊंगा इसको कि क्यों डायरेक्शनल नेचर होगा। डायरेक्शनल नेचर, आप खुद ही सोचिए कि डायरेक्शनल नेचर कैसे होगा। अब देखो, मुझे कोई चीज पसंद आ रही है, ठीक है, मेरे सामने कोई टेडी बियर है, तो टेडी बियर मुझे पसंद आ रहा है, मुझे वो चीज लेनी है, या मेरे को उसकी तरफ मैं अट्रैक्ट हो रहा हूँ। तो अट्रैक्ट हो रहा हूँ तो क्या होगा? मैं अट्रैक्शन तो किसी भी तरफ से हो सकता हूँ। मैं राइट साइड से आकर भी उससे अट्रैक्ट हो सकता हूँ, लेफ्ट साइड से भी अट्रैक्ट हो सकता हूँ, आमने से, सामने से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, कहीं से भी उससे अट्रैक्ट हो सकता हूँ। वहीं पर अगर मुझे किसी से हाथ मिलाना हो, वहां पे तो अट्रैक्शन की बात, आयनिक बॉन्ड की बात चल रही थी। अब मुझे शेयरिंग करनी है, मतलब मुझे हाथ मिलाना है किसी के साथ में। तो एक बात बता, मैं जब हाथ सामने रखूंगा तो वो सामने से आएगा तभी तो हाथ मिला पाएगा। मैंने हाथ ऐसे सामने इधर रखा हुआ और वो यहां से आकर क्या कर रहा है? मुझसे हाथ मिलाना चाह रहा है, तो मिला पाएगा क्या? ना यहाँ से मिला पाएगा, ना पीछे से मिला पाएगा। उसको एक फिक्स डायरेक्शन से आना पड़ेगा, तभी उसको वो ऑर्बिटल मिलेंगे जहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। आती बात समझ में? ऑर्बिटल शेयरिंग के लिए ऑर्बिटल जहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तरफ से उसे आना पड़ेगा, तभी क्या होगी? उसकी डायरेक्शन क्या हो गई? फिक्स हो गई। इसका मतलब उसमें डायरेक्शनल नेचर होगा जहां पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। ठीक है, तो नेचर इसकी कैसी होती है? डायरेक्शनल नेचर की होती है। किसकी? कोवलेंट बॉन्ड की। ठीक है, दूसरी हम बात करते हैं यहाँ पे बॉन्ड कैसे बनता है? बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? शेयरिंग होता है। ठीक है ना, ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तीसरी क्या क्या यहाँ पे चार्ज का सेपरेशन होता है? नहीं होता तो है पर बहुत कम। तो हम क्या बोलेंगे? लेस चार्ज सेपरेशन। लेस चार्ज सेपरेशन, चार्ज का सेपरेशन बहुत कम होता है। ठीक है, कैसे कम होता है? जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, ठीक है, यहाँ पे इसका एक इलेक्ट्रॉन और Cl के कितने इलेक्ट्रॉन थे? यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इन्होंने क्या करा? शेयरिंग की इलेक्ट्रॉन की, और ये इलेक्ट्रॉन जो है इनके बीच में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया कोवलेंट बॉन्ड। अब क्या होता है यहाँ पर? क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये थोड़ा अपनी तरफ शिफ्ट करके रखता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को खींच के रखता है। आप मुझे बताओ कि मैं खली से हाथ मिला रहा हूं और उसने मुझसे हाथ मिलाया, तो वो मुझे पकड़ के खींच सकता है ना? मेरा हाथ उसकी तरफ मूव करेगा या उसका हाथ मेरी तरफ मूव करेगा, मैं तो उसको खींच ही नहीं पाऊंगा। तो मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है कंपेयर टू खली, तो वो मेरा हाथ को जैसे ही मिलाएगा वो क्या करेगा? मेरे हाथ को पकड़ के अपने साइड को में खींच सकता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं HCl में, ये HCl में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्लोरीन की तरफ थोड़े शिफ्टेड होते हैं, मतलब कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता, शिफ्टेड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज का सेपरेशन होता है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोरीन की तरफ बढ़ी है तो पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन की तरफ से कम हुई है तो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है बात यहाँ पर? ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं नेचर में कि यहाँ पे लेस चार्ज सेपरेशन है। चौथी बात अगर मैं बात करता हूं तो मुझे बताओ कि आयनिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होते हैं या कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होते हैं? हम क्या देखते हैं? आयनिक बॉन्ड के अंदर जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो भी एक दो नहीं बहुत सारे अट्रैक्शन है, पता नहीं कहां से अट्रैक्शन आ सकता है, और वो लगातार बढ़ता भी जाता है। ठीक है, ये सब मैंने समझा रखा है आपको। तो जबकि कोवलेंट बॉन्ड में ऐसा नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ शेयरिंग होती है, तो शेयरिंग तो कभी भी ब्रेक हो सकती है। ये सब मैं पहले भी समझा चुका हूं आपको। मैं क्या बोल सकता हूं यहाँ पर कि बॉन्ड वीकर देन आयनिक कंपाउंड,
आयनिक बॉन्ड, ठीक है। इनके जो बॉन्ड होते हैं वो वीकर होते हैं कंपेयर टू आयनिक बॉन्ड, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, नेचर डायरेक्शनल नेचर है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। आयनिक बॉन्ड की बात करें तो आयनिक बॉन्ड में डायरेक्शनल नेचर नहीं होती है, कोवलेंट बॉन्ड में डायरेक्शनल नेचर होती है। आयनिक बॉन्ड में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, कोवलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। आयनिक बॉन्ड में कंप्लीट सेपरेशन, चार्ज का सेपरेशन हो जाता है, एक तरफ फुल्ली प्लस चार्ज, एक तरफ माइनस चार्ज, और जबकि कोवलेंट में लेस चार्ज सेपरेशन होता है तो पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। चौथी बात करता हूं तो बॉन्ड वीकर देन आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं जबकि इसके बॉन्ड वीक होते हैं, ठीक है। तो ये इसकी नेचर है, किसकी, कोवलेंट बॉन्ड की। आती है बात समझ में, क्लियर। अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात बताऊं, कैरेक्टर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। अगर मैं कोवलेंट बॉन्ड के कैरेक्टर की बात बताऊं तो ये क्या होते हैं, फर्स्ट अब मुझे बताओ, आयनिक बॉन्ड जो होते हैं, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो जनरली कौन से फॉर्म में रहते हैं, सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। क्यों, क्योंकि एक प्लस से माइनस चार्ज अट्रैक्ट होगा, उस माइनस से फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, माइनस, और सारे एटम क्या होंगे, सारे आयन एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे। और जब सारे आयन एक दूसरे के पास पास आते हैं तो क्या होगा, सॉलिड फॉर्म का डेवलपमेंट जनरेशन होगा। जबकि कोवलेंट कंपाउंड में ऐसा नहीं होता। कोवलेंट कंपाउंड जनरली जो होते हैं वो या तो लिक्विड फॉर्म में होंगे या गैस फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, कोवलेंट कंपाउंड यूजुअली लिक्विड, कोवलेंट कंपाउंड यूजुअली लिक्विड और गैसेस स्टेट, यूजुअली लिक्विड्स और गैसेस, यूजुअली लिक्विड एंड गैसेस। यहां पे एक एक्सेप्शन भी है, ठीक है, सारे ऐसे नहीं होते, कुछ कोवलेंट कंपाउंड सॉलिड भी होते हैं, और आप उसको अच्छी तरह जानते हो कौन कौन से हो सकते हैं। डायमंड एक कोवलेंट कंपाउंड है। डायमंड का फॉर्मूला क्या होगा, कार्बन, सिर्फ कार्बन से मिलकर बने होते हैं, तो सारे कार्बन सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो यहाँ पे चार्ज का सेपरेशन नहीं हो पाता है। तो डायमंड क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड लिए होता है, फिर भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है, ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट भी सॉलिड, आपके पेंसिल में देख लो सॉलिड फॉर्म में है। सिलिका, ठीक है, ये सब क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, पर होता उसमें क्या है, कोवलेंट बॉन्ड ही है, ठीक है। इनके बारे में हम केमिकल बॉन्डिंग में ही पढ़ेंगे, डायमंड के बारे में पढ़ना है, ग्रेफाइट के बारे में पढ़ना है, सिलिका के बारे में पढ़ना है कोवलेंट बॉन्ड के अंदर। 10th क्लास में थोड़ा बहुत आइडिया है आपके पास डायमंड और ग्रेफाइट का, सिलिका का नहीं है, सिलिका का मैं समझाऊंगा इसको, ठीक है। डायमंड और ग्रेफाइट भी हम पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये यूजुअली किस फॉर्म में रहते हैं, एमोर्फस फॉर्म में रहते हैं, एमोर्फस फॉर्म में। जबकि आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो किस फॉर्म में रहते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहते हैं। ये किस फॉर्म में रहते हैं, एमोर्फस फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। अब क्योंकि इनका बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हम क्या बोल सकते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। समझ सकते हो आप, इजीली समझ सकते हो, क्योंकि बॉन्ड ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है तो इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होंगे, कंपेयर टू लो। एक्सेप्शन यहाँ पे वापस आ जाता है, कौन, एक्सेप्शन हमारा कौन कौन, डायमंड हो सकता है, सिलिका हो सकता है, हमारा ग्रेफाइट हो सकता है, ये सब एक्सेप्शनली केस है जिनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट 2000 डिग्री सेल्सियस से भी क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लिए होते हैं कौन, ग्रेफाइट, डायमंड वगैरह वगैरह, ठीक है। और नेक्स्ट बात करें तो आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रिसिटी का, मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्शन करते हैं कौन, आयनिक बॉन्ड। जबकि ये लोग जो है वो लिक्विड हो चाहे गैस स्टेट में हो, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन ये नहीं करते, ठीक है। यूजुअली बैड कंडक्टर, यूजुअली बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अरे आप खुद ही सोचो कि अगर ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते तो आज इस पृथ्वी में
जीवन का अस्तित्व ही नहीं होता। ऑक्सीजन एक कोवलेंट कंपाउंड है, नाइट्रोजन एक कोवलेंट कंपाउंड है, ये सब पूरे एनवायरनमेंट में फैले हुए हैं। किसी भी बिजली के कांटेक्ट में आकर, इलेक्ट्रिसिटी कांटेक्ट में आ गई, ये तो फैला दे सारी इलेक्ट्रिसिटी, तो लोगों को क्या लगेगा, करंट ही करंट लगेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का करंट नहीं होता, और वो अच्छी बात है कि कोवलेंट कंपाउंड में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होता। कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन इनमें प्रेजेंट नहीं होते, जैसे कि हमारे आयनिक बॉन्ड में, आयनिक कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। और क्योंकि ये थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसलिए हमें इस पे इतना ज्यादा ध्यान देना नहीं है। ये सब 10th लेवल पे तो अच्छे लगते हैं पढ़ना, पर 11th क्लास में और जब आप लोग तैयारी करते हो कंपटीशन की, तो ये इतने खास महत्व नहीं रखते हैं। फिर भी मुझे समझाना था, थोड़ा रिकॉल करना था, इसलिए मैंने क्या कर दिया, इसको थोड़ा सा रिकॉल करके आपको दे दिया। ठीक है, इसके बाद देखो मुझे एक बॉन्ड के बारे में और समझाना है, जो टाइप ही है, कोवलेंट बॉन्ड का टाइप ही होता है। ठीक है, मैंने मेनली कितने टाइप के बॉन्ड बता रखे हैं आपको। एक तो आयनिक बॉन्ड, दूसरा कोवलेंट बॉन्ड, तीसरा मेटालिक बॉन्ड जो हम 12th में पढ़ते हैं मेटालिक बॉन्ड को, और चौथा डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक है, ये भी हम 12th में पढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर उसको थोड़ा सा जनरल आइडिया में दे देता हूं, किसके बारे में, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसका एक और नाम है डेटिव बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको, डेटिव बॉन्ड। वैसे आप इसको बहुत डिटेल में 12th क्लास में पढ़ते हो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर, और मेटालिक बॉन्ड को भी आप कोऑर्डिनेशन ये 12th क्लास में सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हो। मेनली 11th में हम कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड को पढ़ाते हैं। ठीक है, तो सिलेबस का बहुत अच्छा पार्टीशन कर रखा है, बहुत अच्छी तरह से दिमाग के साथ कर रखा है। 2 बॉन्ड 11th में पढ़ो, 2 बॉन्ड 12th के में पढ़ो। ठीक है, तो मेरे को इसे अभी समझाने की बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, जाने में तो बहुत ज्यादा डिटेल में जाना पड़ता है इसके अंदर, आप 12th में अपने आप ही चल जाओगे। यहाँ पे हमें नहीं जाना है, बस मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ डेटिव बॉन्ड होता क्या है। ठीक है, देखो हमारे पास एक कोवलेंट कंपाउंड था अमोनिया, NH3। ठीक है, ये NH3 जो होता है उसकी स्ट्रक्चर मैंने कैसे बनाई थी, नाइट्रोजन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन, यहाँ पे तीसरा हाइड्रोजन। ये इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है इसके साथ, ये इलेक्ट्रॉन को इसके साथ शेयर करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन को इसके साथ शेयर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका है, यहाँ पर भी हो चुका है, यहाँ पे भी हो चुका है, और ये नाइट्रोजन का ऑक्टेट भी क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो ये तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, ये क्या था, BP, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये भी क्या था, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमारा क्या था, LP, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, ऐसे इलेक्ट्रॉनों का पेयर होता है जब यूज में नहीं आ रहा है, मतलब बॉन्ड बनाने के काम में नहीं आ रहा, मतलब एक तरह से इसके पास क्या है, ये एक बैकअप है, इलेक्ट्रॉन बचा रखे हैं इसने, कभी काम आ जाएगा तो यूज में करने के लिए। अच्छा, मैं इसको आराम से यूज कर सकता हूँ। अरे मेरे सैलरी अगर 20 रुपए और मेरा घर का महीने का खर्चा 15 रुपए है, पूरा किराया विराया देना और ये वो देना, तो मैं 15 रुपए को तो हिलाऊंगा ही नहीं अपनी जगह से, क्योंकि 15 रुपए तो मुझे क्या करना है, खर्च में लाने ही लाना है। बाकी 5 रुपए में क्या कर सकता हूँ, अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता हूँ। अब 2 रुपए का मुझे किचन का सामान लाना है, तो मैं 2 रुपए बचा के रखूंगा किचन के लिए। 5 रुपए मुझे किराए पे देना है, तो मैं 5 रुपए बचा के रखूंगा। ठीक है, लेकिन जो 15 रुपए पूरे होने के बाद जो 5 रुपए एक्स्ट्रा बचे हुए मेरे पास, मैं उसको कैसे भी यूज कर सकता हूँ, ये मेरी मर्जी है। ठीक है, तो ये लोन पेयर जो है ये फ्री है, ये अपने हिसाब से ही यूज कर सकता है। अब देखो क्या होता है, एक H आता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इस H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये गरीब फक्कड़ आदमी है, इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, गरीब है बिल्कुल ही। ठीक है, अगर इसके पास जैसे यहाँ पे ये हाइड्रोजन था, इसके पास तो एक इलेक्ट्रॉन था, इसलिए इसने कोवलेंट बॉन्ड बना दिया, पर ये बना सकता है क्या, नहीं बना सकता। अब ये मोहताज है इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि एक सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन की तो जरूरत है। ये H+ इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ना भी चाहता है, तो इसके पास तो कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए कुछ है ही नहीं, और कम से कम एक सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब इसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास है, इसके पास। तो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, इसको डोनेट कर सकता है। ठीक है, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा, और कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर में आ जाएगा। ये तो कोवलेंट बॉन्ड है, ये सारे क्या है, कोवलेंट बॉन्ड, ये तीनों तो कोवलेंट बॉन्ड है।
इसके बाद देखो दो इलेक्ट्रॉन जो दिया है उसमें एक नाइट्रोजन की तरफ होगा और एक हाइड्रोजन की तरफ होगा, और ये ऐसा। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन भी कहां से गया, ये ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन भी कहां से गया, नाइट्रोजन की तरफ से गया है। तो मैं इस बॉन्ड को कुछ एरो से शो करूंगा। कैसे शो करूंगा, एक एरो से। ये एरो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम नाइट्रोजन टू हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन की तरफ से कोई इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ से गए, इसलिए मैं इसको एक एरो से शो करूंगा, और यही एरो हमें बताता है कौन सा बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड। आती है बात समझ में? ठीक है। अब आप चाहते हो कि नहीं सर, हम तो ये एरो को शो नहीं करना चाहते, हम इस एरो को शो नहीं करना चाहते, हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को दिखाना नहीं चाहते, तो टेंशन नहीं है कोई भी, क्योंकि ये भी तो एक तरह से शेयरिंग ही है, यहाँ ये भी एक तरह का क्या है, कोवलेंट बॉन्ड ही है। आप इसको शो कर सकते हो प्लस माइनस से। इस एरो को आप हटा दो, उसकी जगह नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है तो पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लिया है तो नेगेटिव चार्ज, ऐसे भी शो कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर ये कौन सा बॉन्ड है, डेटिव बॉन्ड। ठीक है, एक एग्जांपल और देता हूं मैं, जैसे H2O वाटर। तो वाटर में आप क्या देखते हो, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और ये क्या है इसके पास, लोन पेयर। ठीक है, अब क्या होता है, वापस एक H प्लस आता है। जैसे H प्लस आएगा तो इसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है कंट्रीब्यूट करने के लिए, दोनों इलेक्ट्रॉन कौन देगा, ये। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, O H H H, और ये एक लोन पेयर। ठीक है, अब दो हाइड्रोजन तो कोवलेंटली बॉन्डेड है और एक हाइड्रोजन डेटिव बॉन्ड के थ्रू बना हुआ है। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे हम, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आती है बात समझ में, क्या बनेगा ये, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर है? तो इसके लिए क्या जरूरी है, इस बॉन्ड बनाने के लिए क्या जरूरी है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, तो यहां पे क्या होना जरूरी है, वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट ऑर्बिटल का यहां पर नीड होती है। ठीक है, और कौन सा वैकेंट ऑर्बिटल है, क्योंकि हम जानते हैं हाइड्रोजन के पास, इस हाइड्रोजन के पास 1s ऑर्बिटल था और उस पे एक इलेक्ट्रॉन था। अब क्योंकि प्लस चार्ज है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, इलेक्ट्रॉन निकलते ही पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, अब ये घर खाली है, ये घर खाली है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, वैकेंट ऑर्बिटल को, और इस तरह से डेटिव बॉन्ड का वो क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन देता है, ये जो इलेक्ट्रॉन देता है इसको हम बोलते हैं डोनर एटम। क्या बोलते हैं, डोनर। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसको हम बोलते हैं एक्सेप्टर। क्लियर? क्लियर आती है ना बात समझ में? तो ये डेटिव बॉन्ड का एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था, बहुत ज्यादा अच्छी तरह से डिटेल में आप इसको 12th में ही पढ़ोगे, 11th में इसको पढ़ाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट, अब जब मैंने ये बात बता ही दी है तो मैं एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ आपको। ठीक है, थोड़ा एसिड और बेस के बारे में भी नॉलेज देता हूँ मैं आपको, ताकि हम जब आगे पढ़ना स्टार्ट करें कोवलेंट बॉन्ड को तो हमारा बेसिक पूरी तरह से क्लियर हो, इसलिए मैं ये सब चीजें बताते हुए चल रहा हूँ आपको। तो देखो एसिड, सबसे पहले मैं एसिड की बात करता हूँ। तो देखो एसिड क्या होता है, सबसे पहले एसिड के लिए आप पता ही है, छोटी क्लास में आप क्या पढ़ते थे, बिल्कुल छोटे थे तब आप कहते थे एसिड वो होता है जो नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। यही पढ़ते हो, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, वो क्या होता है एसिड। और बेस क्या होता है, जो लाल लिटमस को क्या कर देता है, ब्लू कर देता है। बिल्कुल बेसिक, ठीक है, कोई मतलब ही नहीं इनका, तो बिल्कुल बेसिक आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो एसिड का। ठीक है, उसके बाद देखा गया कि यार ये तो प्रैक्टिकली नॉलेज है, क्या कारण है, इसका डेफिनेशन कैसे दिया है। तो एक साइंटिस्ट आया था आरेनियस, कौन आए थे, आरेनियस, क्या नाम है, आरेनियस। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि दोज molecule which gives H plus ion in their aqueous solution are known as acid। ऐसे मॉलिक्यूल जो H plus आयन को वाटर में उसके एक्वस सॉल्यूशन में दे दे उसको हम एसिड बोलते हैं। जैसे HCl हुआ, ठीक है, ये HCl को अगर मैं वाटर में मिक्स करता हूं, ठीक है, तो यहां पर ये HCl जो है वो ब्रेक हो जाता है किसके अंदर, H प्लस आयन के अंदर। किसके अंदर, H प्लस और Cl माइनस में। तो इसने क्या दे दिया, H प्लस आयन दे दिया। या फिर हम क्या कहें, दोज मॉलिक्यूल व्हिच गिव्स हाइड्रोनियम आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन आर नोन एज एसिड।
हाइड्रोनियम आयन क्यों कहा मैंने? हाइड्रोनियम का मतलब था H3O प्लस। क्या होता है? H3O प्लस। तो अब देखो H3O प्लस कैसे, ये H प्लस है और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये इसको दे देगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये H प्लस वाटर के साथ मिलके H3O प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे कंपाउंड जो वाटर के अंदर ऐसे कंपाउंड जो वाटर के अंदर हाइड्रोनियम आयन को दे सके वो क्या कहलाते हैं? एसिड कहलाते हैं। बात आती है समझ में? एग्जांपल ले अपन HCl के अलावा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं हम इसको। ये वाटर के अंदर क्या करता है? H प्लस आयन देता है। कितना H प्लस आयन देगा? 2 H प्लस आयन देगा। तो मैं हाइड्रोनियम आयन नाम से नहीं ले रहा, आपको समझाने के लिए मैं डायरेक्ट क्या बोल सकता हूँ? 2 H प्लस आयन और SO4 2 माइनस आयन। मतलब इसने 2 H प्लस आयन को क्या कर दिया? डोनेट कर दिया। ठीक है, अब मैं इसकी स्ट्रक्चर से भी बता सकता हूँ आपको। इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है, आप अभी तो नहीं जानते, जैसे ही कोवलेंट बॉन्ड पढ़ लोगे आप समझ जाओगे कि इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाई जाती है। तो हम क्या जानते हैं कि ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ये ऑक्सीजन इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, तो ये H प्लस आयन निकल गया। ठीक है, अब तो आप देखो इस बॉन्ड में ये जो सिंगल बॉन्ड था उसमें एक इलेक्ट्रॉन तो किसका था? हाइड्रोजन का, और एक इलेक्ट्रॉन किसका था? ऑक्सीजन का। भाई साहब दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके निकल गए, तो बेचारा हाइड्रोजन तो रह गया खाली, तो ये तो निकल गया H प्लस आयन में, और ऑक्सीजन पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया इस हाइड्रोजन का, तो वो नेगेटिव में। सेम केस इसके साथ होता है, तो ये H प्लस में निकल जाएगा, ये O माइनस में। तो ये तो बन गया SO4 और 2 माइनस चार्ज है तो 2 माइनस, और टोटल 2 H प्लस आयन तो 2 H प्लस। ठीक है, और एग्जांपल ले अपन, अगर मैं और एग्जांपल लेता हूं तो मैं क्या बोल सकता हूं? H3PO4। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड हमारा। इसकी स्ट्रक्चर अगर मैं बात करूं तो कैसा होता है इसका? P डबल बॉन्ड O, OH, OH और OH। ठीक है, तो देखो यहां से ही H प्लस के फॉर्म में निकलेगा, ये भी H प्लस के फॉर्म में निकलेगा, ये भी H प्लस के फॉर्म में निकल गया, तीनों H प्लस के फॉर्म में निकल गया। तो O पर माइनस, इस O पर माइनस, इस O पर माइनस, तो किस में ब्रेक होगा? ये PO4 -3 और 3H प्लस आया। ठीक है, एक हमारा H3PO3 होता है फॉस्फोरस एसिड, H3PO3। अब आप इसकी स्ट्रक्चर देखो तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? P डबल बॉन्ड O और OH, OH, कितने ऑक्सीजन? 3 ऑक्सीजन होगा और एक H डायरेक्ट जुड़ता है। अब बताओ कितना H प्लस निकलेंगे? क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा और ये H प्लस की फॉर्म में निकल गया। तो ऑक्सीजन पे माइनस और H पर प्लस, ये भी निकल गया, तो इस पर माइनस, इस पर प्लस। पर फॉस्फोरस और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो फॉस्फोरस चाहकर भी ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ मूव नहीं कर पाता, तो ये नहीं टूटेगा, मतलब ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। तो कितना H प्लस निकले? 2 H प्लस। तो हम इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं? 2 H प्लस और P, कितना ऑक्सीजन? 1 2 3 PO3 और एक H डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो HPO3, और कितने माइनस चार्ज है? 2 ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है, तो माइनस। तो ये सब एसिड होते हैं जो क्या करते हैं? H प्लस आयन को डोनेट करते हैं। इसका जस्ट उल्टा होता है कौन? बेस। बेस क्या करता है? बेस आर दोज मॉलिक्यूल which gives OH minus in their aqueous solution। ऐसे मॉलिक्यूल जो OH माइनस आयन देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, MgOH होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और आप लोगों का एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH होल ट्वाइस। तो देखो ये क्या कैसे ब्रेक होगा? Na प्लस और OH माइनस, जैसे इसको वाटर में डिसॉल्व करूंगा, किसको? बेस को, तो ये OH माइनस दे रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? बेस। यहां पर क्या होगा? Mg, कितने OH निकलेंगे? 2 OH, तो 2 OH माइनस। अब एक OH पर माइनस चार्ज है, तो 2 OH माइनस पे टोटल -2, मतलब एक OH पर माइनस, तो 2 OH होता -2। इसका मतलब बैलेंसिंग कैसे होगी? मैग्नीशियम के ऊपर +2। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से 3 OH माइनस निकलते हैं, तो +3 चार्ज आ जाएगा और 3 OH माइनस निकल जाएगा। ठीक है, तो ये तो सिंपल आरएनएस कॉन्सेप्ट था।
लेकिन उनका क्या किया जा सके, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल और बताता हूं, आपको बताना है अमोनिया क्या है, NH3। अगर मैं इसको वाटर में सोल्यूबल करता हूं तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह या बेस की तरह। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर इसके पास तो OH माइनस है ही नहीं, तो बेस की तरह तो बिहेव कर नहीं सकता, तो फिर किसकी तरह बिहेव करना चाहिए, इसको एसिड की तरह करना चाहिए। पर नहीं, ये अमोनिया जो होता है हमारा बेसिक नेचर का होता है। कैसे नेचर का होता है, बेसिक। पर इसको एक्सप्लेन कम से कम आर्हेनियस तो नहीं कर पा रहा, इस बात को एक्सप्लेन आर्हेनियस नहीं कर पा रहा। आर्हेनियस तो सीधा क्या बोलता है, जो OH माइनस आयन वाटर एक्वा सॉल्यूशन में डोनेट करते हैं वो बेस होते हैं, पर इसके पास तो OH माइनस है ही नहीं। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, BF3। तो BF3 को की बात मैं करता हूं, तो मुझे बताओ BF3 तुम्हारा एसिड होता है या बेस होता है। अब और कंफ्यूज हो गए, ना तो इसके पास H है, ना H प्लस आयन है, ना OH माइनस आयन है, तो फिर ये क्या होगा, ना एसिड ना बेस। पर ऐसा नहीं होता। इसको समझाने के लिए एक और थ्योरी आई थी, एक जाने पहचाने एक साइंटिस्ट की, लुईस, आप लोग जानते होंगे, बहुत महान साइंटिस्ट है। उन्होंने एक थ्योरी दी एसिड बेस के बारे में। उन्होंने क्या सोचा कि यार सबके पास तो H प्लस और OH होना जरूरी नहीं है, एक फंडामेंटल पार्ट लेते हैं जो सबके पास प्रेजेंट हो। तो एक फंडामेंटल पार्ट क्या होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मूवेबल नहीं होते, ठीक है, वहां पे हम बात नहीं कर रहे क्योंकि हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ भी नहीं रहे, तो मैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन की तो बात करूंगा नहीं। इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है आराम से, तो इलेक्ट्रॉन के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करो। तो इलेक्ट्रॉन के थ्रू कैसे समझाया उन्होंने क्या कहा, जिनके पास जो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं, जो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, दे आर बेस। जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर, दे आर बेस। और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, दे आर एसिड। जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं वो बेस है, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं वो एसिड होते हैं। देखो कैसे, ये अमोनिया है, मैं इन दोनों की रिएक्शन करा दूं, मैं क्या कह रहा हूं, ये बेसिक है और ये एसिडिक है, तो मैं कैसे समझाऊंगा। देखो अमोनिया के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जो इसके काम में नहीं आ रहे, और अमोनिया का ऑक्टेट वैसे भी यहाँ पर कंप्लीट है। BF3 की बात करते हैं, तो BF3 का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो BF3 क्या चाहता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। बोरोन क्या चाहता है, यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, अब ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, चाहे उधर तक पहुंच ना पाए पर कोशिश तो करेगा थोड़ा बहुत, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। जब तक 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, और ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर ही रहा है। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको ऐसे डोनेट कर देता है इसके वैकेंट ऑर्बिटल को, ठीक है। कल मैंने आपको ऑर्बिटल्स के बारे में बताया था, वैकेंट ऑर्बिटल के बारे में। तो ये अपने लोन पेयर क्या करता है, इसके वैकेंट ऑर्बिटल को डोनेट करता है। किस तरह से, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और ये लोन पेयर कहां गया, BF3 के पास, ठीक है, BF3 के पास। तो आपको यहाँ पे 3 चीजें नजर आ रही है। सबसे पहले यहाँ पे डेटिव बॉन्ड बना है, कौन सा बॉन्ड बना है यहाँ पर, डेटिव बॉन्ड बना है, ठीक है। दूसरी बात क्या समझ में आ रही है कि अमोनिया ने यहाँ पे बेस का काम किया, और तीसरी बात क्या समझ में आ रही है, BF3 ने यहाँ पे एसिड का काम किया, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि दोज मॉलिक्यूल विच डोनेट इलेक्ट्रॉन, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, जो डोनेट कर सके अपने इलेक्ट्रॉन को, वो क्या होंगे आपके बेस। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सके वो क्या होंगे हमारे एसिड। आती है ना बात समझ में, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये, इलेक्ट्रॉन डोनर आर बेस एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आर एसिड, ठीक है। तो देखो कौन कौन से हो सकते हैं हमारे एसिड और बेस। सबसे पहले एसिड की बात करते हैं, तो वो सारे एसिड होंगे जिनके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, वो सारे क्या होंगे हमारे एसिड। दे ऑल आर एसिड
विच हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो वो सब क्या होंगे हमारे एसिड। ठीक है, जैसे एग्जांपल की बात करें, एक तो एग्जांपल अभी मैंने बताया BF3, ठीक है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, कितने इलेक्ट्रॉन है 6। हमारा BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड, बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 2 क्लोरीन के साथ शेयर करेगा, तो सॉरी बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और 2 क्लोरीन के साथ शेयर करेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन। BeH2, ठीक है, ये भी क्या है हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, तो ये सब क्या करते हैं एक तरह से BH3, ये सब क्या होता है हमारे एसिड, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, दे आर एंड इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ठीक है, और कौन कौन कर सकते हैं एसिड का काम, कैटायंस, कैटायंस मतलब जिनमें पॉजिटिव चार्ज हो। ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, पॉजिटिव चार्ज आया ही क्यों, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई इसलिए तो पॉजिटिव चार्ज आया। तो कैटायंस आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन की कमी है उनमें, तो वो भी क्या कर सकते हैं H+ का सॉरी एसिड का काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल H+ आयन, ठीक है, एसिड का काम करेगा। Cl+ एसिड का काम करेगा। Br+ एसिड का काम करेगा। ठीक है, और हमारा CH3+ एसिड का काम करेगा, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अच्छा चलो मुझे बताओ NH4+ एसिड का काम करेगा क्या, अमोनियम आयन कर सकता है क्या, नहीं, ये एसिड का काम नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास ऑलरेडी NH4 के अगर आप स्ट्रक्चर देखो NH, H और H और ये H, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। आप अगर इसको बनाना चाहो तो कैसे बना सकते हो, नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s2 और आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2s2 और 2p3, 2p3। क्या वैकेंट डी ऑर्बिटल है, नहीं है। ठीक है, वैकेंट और डी ऑर्बिटल इस पर नहीं है, तो होता क्या है, क्यों इस पर पॉजिटिव चार्ज सॉरी ये कोवलेंट बॉन्ड, ये कोवलेंट बॉन्ड मैं ऐसे बताता हूं, ये हाइड्रोजन का 1s का इलेक्ट्रॉन ये आपस में शेयर हो जाते हैं, ये दूसरे हाइड्रोजन का 1s इलेक्ट्रॉन ये इसके साथ शेयर हो जाएगा, ये तीसरा हाइड्रोजन का 1s इलेक्ट्रॉन ये इसके साथ शेयर हो जाएगा। ठीक है, और ये चौथा हाइड्रोजन जो H+ के फॉर्म में था जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करके इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, डेटिव बॉन्ड। अब इसके पास कोई ऑर्बिटल है ही नहीं कि ये इलेक्ट्रॉन ले सके, इसका मतलब NH4 से NH5 नहीं बन सकता। ये कल मैंने भी समझाया था, दोबारा पहले भी समझा चुका हूं कि NH3 हो सकता है, NH4+ हो सकता है, पर उससे ज्यादा वो नहीं कर सकता, फिक्स वैलेंसी होती है। ठीक है, तो NH4 हमारा एसिड का काम नहीं करेगा। ठीक है, कैटायन के अलावा और कौन हो सकते हैं, ऐसे सब हो सकते हैं जिनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल हो, क्या प्रेजेंट हो, वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट हो, वो सब एसिड का काम कर सकते हैं जिनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट हो। जैसे NH3 की बात की थी, NH3 बेस था। अब देखो PH3 की बात करता हूं, तो देखो PH3 के साथ खास बात क्या है, PH3 दोनों ही काम कर सकता है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है तो ये बेस का काम कर सकता है, साथ के साथ इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल भी तो है। देखो फास्फोरस की स्ट्रक्चर 1s2 2s2 2p6 फिर 3s2, ये 3s में कितने इलेक्ट्रॉन 2 और फिर 3p में कितने इलेक्ट्रॉन 1 2 एंड 3 और ये वैकेंट डी ऑर्बिटल इसके पास प्रेजेंट है 3d। तो ये और ये H, ये H और ये H, ये तीन तो कोवलेंट बॉन्ड बना दिया। ये लोन पेयर ये डोनेट कर सकता है तो बेस का काम करेगा। अच्छा किसी से लोन पेयर ले भी सकता है डी ऑर्बिटल में तो एसिड का काम भी करेगा। तो जो वैकेंट डी ऑर्बिटल रखते हैं दे आर व्हाट, दे आर एसिडिक इन नेचर। तो PH3 हमारा क्या होता है, एसिडिक नेचर होता है। और कौन काम कर सकता है ऐसा, थर्ड सीरीज के एलिमेंट, सिंपल सी बात है ना यार, इतना सोचने की क्या जरूरत है। PH3 हो गया हमारा, और क्या हो गया S, और क्या ले लो यहाँ पे कुछ भी ले लो, SF4 ले लो। ठीक है, तो ये भी क्या कर सकता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं।
ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। क्लियर है यहाँ तक बात? साथ के साथ वो सब एसिडिक नेचर होंगे जो ट्रांजिशन एलिमेंट है। ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब क्या होता है? ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब क्या होता है? कंटेन ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब क्या होता है? जिनके डी ऑर्बिटल फील्ड ना हो, मतलब जिनका D10 कॉन्फ़िगरेशन नहीं होना चाहिए, वो क्या होता है? ट्रांजिशन एलिमेंट। जैसे जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट है क्या? नहीं, क्योंकि तो D10 में रखते हैं। लेकिन जैसे ही मैं जिंक +2 की बात करूंगा तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट क्या कर सकता है? अपने इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, और आपके क्या हो सकता है? कॉपर प्लस हो सकता है, Cu+, Ag+, ये सब ट्रांजिशन एलिमेंट है और पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं? एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये सब क्या होंगे? हमारे एसिड। ठीक है, तो ये हमारा एसिड का